आज कहाँ है मायावती जी? उनके अंदर जो एक तेवर आया, गुस्से का आया, जो अन्याय था, जुल्म था शोषित लोगों के खिलाफ, कि मायावती जी को जकड़ रखा है, उनको पकड़ रखा है, वो उनको। तो सर कैसे मान्यवर कांशीराम जी को मायावती जी इस योग्य लगी कि इन्हें राजनीति में लेकर आना चाहिए? पर मान्यवर काशीराम जी ने कहा उस समय उनके माँ बाप से कि तो एक गेस्ट हाउस कांड भी होता है, क्या यही समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच का सबसे प्रमुख मुद्दा था जिसमें वो अलग हो गए? अच्छा, मतलब गेस्ट हाउस कांड इसलिए हुआ। ऐसा उनके व्यक्तित्व में क्या था कि वो दलितों के बीच पूजनीय हो गई? वो आजमगढ़ के एक सांसद थे, उन्होंने एक जो उनके पड़ोस में एक दलित था उसके साथ अत्याचार जुल्म किया। बीएसपी सत्ता से बहुत दूर है, पटरी से उतर गई है क्या? मायावती जी और काशीराम जी ने मिलके जो लगभग 20% वोट है। एक सत्ता के गलियारों की चर्चा बनी रहती है कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच में कुछ टसल है, या जो बीएसपी जो पार्टी है इसमें भाजपा मायावती जी को सीएम के रूप में दिखाकर और खुद समर्थन देकर के सरकार बनवाए। वो उसके अंदर स्पष्ट है कि वो अभी अकेले तैयारी कर रही है। बीएसपी में भी उत्तराधिकारी को लेकर के वही सब हाल हैं जो टीएमसी के अंदर देखे गए। हाँ, मायावती जी जब तक है, विकल्प कल्पना नहीं की जा सकती। मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, जिन जिन दौरों में रही हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को लगता है कि हम सुरक्षित। क्या अब नई पीढ़ी की भाषा समझने में बीएसपी देरी कर गई आपके नजरिए में? उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस बार चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब मायावती जी पर जब राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके ऊपर टिकट्स को बेचने का आरोप लगता है। जो मिलता है पैसा, इलेक्शन के जो वाउचर्स होते हैं उससे पता चल जाएगा। आप दिखाते हैं कि हम सादगी से चलते हैं लेकिन चलते चार्टर से हैं। ये बहन मायावती दिखाएंगी ये कि मैं तो बहुजन की बात करने वाली हूँ लेकिन खुद आलीशान महल में रहेंगी। करते हैं, अगर पैसा ही केवल एकमात्र लक्ष्य होता तो एक एक सीट पर कितने कितने पैसों में आजकल राज्यसभा बिकती है, आप जानते हैं। बीएसपी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है अब तक की राजनीति में? सबसे विवादित फैसला कौन सा है मायावती जी का? ये सबसे बड़ा अधूरा सपना कौन सा लगता है आपको मायावती जी का? जो क्या बीएसपी बिना मायावती के बच सकती है? यस और नो? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन किसी नए रूप में और किसी नए रंग में इन दिनों सुर्खी बनी हुई है। फिर चाहे हाल ही में राम मंदिर का मामला रहा हो, फिर चाहे योगी बनाम मोदी का मामला रहा हो, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने मत हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और उसमें बीएसपी इसकी चर्चा ना हो, बहुजन समाज पार्टी की चर्चा ना हो, तो यह अधूरा सा लगता है। आज मायावती जी बहुत ही कम मीडिया में सक्रिय दिखाई देती हैं और बहुत ही कम सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देती हैं, और उनकी सक्रियता को जो उनको ना चाहने वाले लोग हैं वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि शायद वो बीजेपी के साथ एक बिहाइंड द सीन एग्रीमेंट में है और उस एग्रीमेंट में दलित वोट कहीं खिसक कर इधर उधर ना चले जाएं, उस समय का वो मास्टर कार्ड है। अब इस बात को समझने के लिए सुधींद्र भदौरिया जी से बेहतर कौन हो सकता है? तो आज हमारे साथ स्टूडियो में वो हैं जिन्होंने बीएसपी के लिए 15 साल तक राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद संभाला है। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। सर, हम आज आपसे इस पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से लेते हुए पास्ट तक डिस्कस करते हुए ले जाएंगे, जहां हम ये समझने का प्रयास करेंगे मायावती जी का जो राइज रहा और आज जो फिलहाल वो सत्ता के चर्चाओं में नहीं है, इस दौर को समझने के लिए आपसे आगे बढ़ते हुए प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा सर, आज कहाँ है मायावती जी? देखिए, मायावती जी इस देश की राजनीति में एक अद्भुत व्यक्तित्व है, जिनका शुरुआत तो अभाव, संघर्ष और बचपन से लेके उन्होंने जो जीवन देखा उसके अंदर, उनके अंदर जो एक तेवर आया, गुस्से का आया, जो अन्याय था, जुल्म था शोषित लोगों के खिलाफ, उस गुस्से को उन्होंने जिस तरह से एक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसको इस्तेमाल किया। और मान्यवर काशीराम जी जो उनके सीनियर साथी थे, मान्यवर काशीराम जी ने उनके अंदर वो चीज़ देखी कि वो इस देश में दलित, शोषित, वंचित समाज को वो मंजिल तक ले जा सकती हैं
इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी उनको आम सम्मेलन के अंदर घोषित किया था। तो उनका जो जीवन है पूरा एक संघर्ष का, और 4 बार वो इस देश की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रांत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वो कई बार सांसद भी रहीं और विधानसभा में 4 बार वो मुख्यमंत्री रहीं उत्तर प्रदेश की। तो उनका बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है और उन्होंने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। आज वर्तमान में, जैसे आपने कहा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मायावती जी को जकड़ रखा है, उनको पकड़ रखा है, वो उनको एक्टिव। उन्होंने देखिए, उनका जो काम करने की जो तौर तरीका और शैली है वो संविधान के दायरे के अंदर रह के काम करती हैं। वो चुनाव को एक बड़ा माध्यम मानती हैं और चुनाव में वोट के माध्यम से वो परिवर्तन लाना चाहती हैं। वो उस प्रकार के जो संघर्ष है या टकराव है उसमें उनका कम यकीन है। आपने देखा कि होगा, जो पुराने दौर में भी जाए इतिहास में, कि परम पूज्य बाबा साहब भी जब संघर्ष अपना करते थे और राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी बनाई तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि किसी प्रकार से चुनाव के राजनीतिक पार्टी के निर्माण के माध्यम से ही विकल्प बनाएं। और मान्यवर काशीराम जी के साथ मिलकर बहन मायावती जी का जो ये प्रयोग है, ये कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है और आज एक नई परिस्थितियों से मैं प्रवेश कर चुका है। 2027 का चुनाव जब या 26 के अंत में होगा या 27 में होगा, ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं। जब भी होगा, मायावती जी एक बड़ी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक है, तो मान्यताओं से, क्योंकि मान्यता बनती है इतिहास से, तो हम सीधा चलते हैं हम इतिहास में और शुरू से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान की प्रासंगिकता इतिहास से मजबूत होकर आती है। और मायावती जी जिस तरह से जिनका उदय हुआ वहां से हम शुरू करते हैं। तो सर, कैसे मान्यवर काशीराम जी को मायावती जी इस योग्य लगी कि इन्हें राजनीति में लेकर आना चाहिए? जितना हमने रिसर्च किया पता चलता है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही, शिक्षण कार्य में भी सक्रिय रही, चर्चा भी हो रही थी कि लॉ की विद्यार्थी भी रही। कैसे, मतलब वो क्या था, संयोग और प्रयोग क्या था? देखिए, सुश्री बहन मायावती जी बहुत ही निर्भीक किस्म की व्यक्तित्व थी और वो जो सच है, जो अन्याय अगर हो रहा तो उस अन्याय, या मान लीजिए कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं जिससे दलित, शोषित, वंचित समाज के प्रति तिरस्कार दिखाई देता हो, उसका प्रतिरोध करना उनके स्वभाव का हिस्सा थी। मान्यवर काशीराम जी के साथ उन्होंने कई मौकों पर इस प्रकार का अपना जुझारूपन का प्रदर्शन किया। मान्यवर काशीराम जी जब उनके घर गए तो जैसे होता है, जो अभिभावक है उनके माँ बाप वो चाहते थे कि बहन जी मायावती जी इस देश के अंदर आईएएस क्वालिफाई करें, आईएएस अफसर बने, एक अच्छा करियर बनाए। पर मान्यवर काशीराम जी ने कहा उस समय उनके माँ बाप से कि हम ये चाहते हैं कि जितने आईएएस वगैरह वो सब इनके नीचे काम करें, हम इनको एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं और इनके अंदर वो प्रतिभा है, इनके अंदर वो छवि है, इनके अंदर ये हम देख सकते हैं वो तेवर है संघर्ष के, ये उस ऊंचाइयों तक छू सकती हैं। और मैं समझता हूँ एक दशक में 1983-84 में बसपा बनती है, DS4 बनती है, बाम सेफ बनती है। इस सब दौर में इन सारे संगठनों के निर्माण में बहन जी ने मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया और संघर्ष करते हुए वो सांसद भी बनी, पहली बार सांसद बनी उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद 1993 में जब सरकार बनी संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, दोनों की मिलीजुली सरकार में समाजवादी पार्टियों के लोगों ने दलितों पर बहुत अत्याचार और जुल्म करने शुरू कर दिए, जिसका प्रतिरोध बहन मायावती जी ने किया। जब वो इसका प्रतिरोध करने लगे तो उसके बावजूद भी मुलायम सिंह ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और वो फिर फैसला लिया गया कि हम इस सरकार में, ऐसी सरकार में कैसे रह सकते हैं जब जो सरकार दमन कर रही है दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित लोगों का, महिलाओं का,
और उन्होंने जब ये फैसला लिया तो आपको मालूम है फिर उसके बाद की घटनाओं का, मुलायम सिंह जी के साथ जो तमाम आपराधिक किस्म के तत्व थे, जिसमें ये अतीक से इसी में ही गेस्ट हाउस काउंट का जिक्र भी आता है, क्योंकि जिस दौर में सरकार बन चुकी है और उस सरकार बनने के बाद में समय जैसे जैसे आगे निकल रहा है तो एक गेस्ट हाउस काउंट भी होता है। क्या यही समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच का सबसे प्रमुख मुद्दा था जिसमें वो अलग हो गए? नहीं, गेस्ट हाउस कांड उसका था क्या ये? नतीजा है। अच्छा। मतलब गेस्ट हाउस कांड इसलिए हुआ क्योंकि मुलायम सिंह जी जो दलितों का उत्पीड़न कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उसका विरोध सुश्री बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी करते थे। उस बात को ध्यान, मतलब उनके एमएलए की सपोर्ट पर सरकार चल रही थी, इनके भी मंत्री थे पर उनके सपोर्ट पर सरकार चल रही थी, पर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और जब ये ध्यान नहीं दिया जा रहा तो जिस जनाधार के लिए वो मिलकर चुनाव लड़े, जिन उसूलों के लिए मिलकर चुनाव लड़े, जिस मंजिल को पाने के लिए वो चुनाव लड़े, उस मंजिल को पाने के विपरीत दिशा में मुलायम सिंह जी ले जा रहे थे। वो तमाम तरह के जो अपराधी तत्व थे पूरे प्रदेश के, वो उनके संरक्षण उनको प्राप्त था। वो इन लोगों की जमीनों को हड़पना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ, अब जो स्थानीय निकायों के चुनाव होने लगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वहां पर जो दलित लोग चुनाव लड़ रहे थे, बीएसपी के लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था, उनके पर्चे लेके हाथ से फाड़ दिए जाते थे। तो इन सब हालातों को देखते हुए तो एक एमएलए की मीटिंग की गई उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर, राजधानी में गेस्ट हाउस के अंदर जिसकी आपने बात कही है, उस गेस्ट हाउस में तमाम एमएलए इकट्ठे थे। और जैसे ही इन लोगों को पता चला तो फिर इन लोगों ने वो जो वहाँ का सीन है, वो आप जानते हैं, जो अभद्र व्यवहार और जो जिस प्रकार का इन्होंने वहाँ आचरण प्रस्तुत क्या किया। हुआ था सर वहाँ? देखिए, बहन मायावती जी वहाँ पर गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी, इसमें तमाम एमएलए थे, और इनके जो तमाम एमएलए थे वो आके वहाँ पर उनको चाहते थे कि उन एमएलए को उठा के ले जाएं, ताकि ये अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो सरकार से समर्थन वापसी का वापसी का या आलोचना का या उनके विपरीत फैसला लेते हैं, तो उनको हम इनको यहाँ से उठा के ले जाएं। तो जब उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने फिर हिंसक होने की कोशिश की, तो गेट बंद कर लिया गया जिसमें एमएलए अंदर बैठे हुए थे। तो जब चटकनी वगैरह लगा ली गई तो फिर इन लोगों ने बाहर रह के तमाम भद्दी भद्दी गालियां देना और तमाम इस तरह के और गेट तोड़ने की कोशिश करना पर बहुजन समाज पार्टी के और अन्य लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और प्रतिरोध करके उनको वहाँ से खदेड़ा। और जब ये तो उस समय बहन मायावती जी ने बड़ी सावधानी बरतते हुए वहाँ से निकल कर गई वो, और फिर गवर्नर के सामने उन्होंने अब ये अपना समर्थन वापस लिया। मान्यवर काशीराम जी इस राय के थे कि समर्थन, और बहन जी ने दोनों ने मिलकर सामूहिक तौर से, और वो सरकार फिर गिर गई। कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से मायावती जी ने कसम खा ली कि भाई अब तो मैं इनको हटाकर रहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि वो बड़ी अपमानजनक स्थिति थी। कहते हैं जयललिता जी के लिए सेम ऐसा ही तब हुआ था। जयललिता जी का भी जो तमिलनाडु की जब राजनीति की चर्चा होती है कि कौन उत्तराधिकारी होगा, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पर था कि विपक्ष का, या फिर कहिए कि मायावती जी का अपमान ही उनके अंदर ये भावना लेकर आया कि अब मैं सत्ता को पूरी तरह से चलाऊंगी। कुछ ऐसी प्रेरणादायक कोई घटना थी यहाँ? देखिए, वहां पर उनके मान सम्मान के विरोध में जो बातें कही गई, एक महिला नेता कार्यकर्ता और जो संघर्षों से निकली हुई, तब के संघर्ष के तब से निकली हुई वो नेता थी। कोई ऊपर से आयातित नहीं थे, जमीन से, गांव से निकली हुई वो नेता थी। यही बादलपुर में, नोएडा में उनका गांव है। तो वहां से जिन्होंने संघर्ष किया हो, तकलीफें देखी हो, और फिर वो यहाँ तक पहुंची, तो उनको ये निश्चित तौर पर उनके मन में रहा होगा कि वो किसी प्रकार से अपमान नहीं सहेंगी और वो उन ताकतों को जरूर हराएंगी जो इन दलित, शोषित, वंचित या महिलाओं का अपमान करते हो। क्योंकि ये जो सीख है
ये जो संदेश है परम पूज्य बाबा साहब से उनको मिला। इसके साथ साथ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू जी महाराज, इन लोगों ने उस विचारधारा ने जो मान्यवर काशीराम जी के माध्यम से बहन जी ने समझी, सीखी और उसको फिर उसका पालन किया, उस वजह से फिर इनकी बन नहीं सकती थी और उन्होंने ये प्रण किया कि अब ऐसे, और फिर वो मुख्यमंत्री बनी उस समय। ऐसा उनके व्यक्तित्व में क्या था कि वो दलितों के बीच पूजनीय हो गई? मतलब कई ऐसी कहानियां, किस्से हैं जिसमें उन्हें दलित समाज पूजा करने लगा उनकी। देखिए वो बहुत सारे घटनाएं हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो वो अलग अलग काल की अलग अलग घटनाएं हैं। उन्होंने इस प्रकार से काम किया, दलितों का विश्वास जीता, चाहे वो पट्टे देने का सवाल हो या उनके मान सम्मान का सवाल हो। मैं 2-3 घटनाएं बताना चाहता हूँ कि चाहे उनके पार्टी के लोग रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, उन्होंने अगर किसी दलित का अपमान किया, उसके साथ बदतमीजी की, तो आपको आजमगढ़ के एक सांसद थे, उन्होंने एक जो उनके पड़ोस में एक दलित था उसके साथ अत्याचार जुल्म किया, तो वो आए और उन्होंने मायावती जी से कहा कि हाँ ये केस हमारे वापस होने चाहिए। उन्होंने केस वापस करने की जगह उनको कहा कि अगर आपने एक कमजोर, एक दलित, शोषित, वंचित, गरीब आदमी के साथ जुल्म किया, अन्याय किया, तो आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उन्हीं पर गिरफ्तार कराया उनको। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह के जो मैसेजेस गए पूरे प्रदेश के अंदर कि बहन जी हम लोगों की सुरक्षा करती हैं, और फिर आप जानते हैं कि उन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिससे उनको एम्पावर्ड वो महसूस करने लगे। वो ये भी महसूस करने, जैसे उनके कहीं गांव में अत्याचार हुआ तो उनकी रिपोर्ट लिखी जाती थी, उनकी उस पर कार्रवाई होती थी। जो लोग, पुलिस प्रशासन भी डरता था। मायावती जी का इकबाल था उस समय कि अगर वो उनको कोई ऐसी रिपोर्ट मिलेगी और कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और वो जहां जहां जाती थी, वो कई बार औचक अपना दौरा करती थी, तो उसमें गई और उनको भी ये पता चला कि यहाँ पर, क्योंकि वहां मिलते थे लोग आके, जो इस प्रकार के लोग थे वो मिलते थे, साधनहीन लोग, और उनको कहते थे कि, या महिलाएं मिलती थी कि हमारे साथ ये अत्याचार जुल्म हुआ है, तो वो तत्काल उन्हीं अफसरों को एकदम सख्ती से पेश आती थी, और इन लोगों में, इन वर्गों में विश्वास जागता था। तो जब इतना बड़ा काम हो रहा था तो निसंदेह जो आप जिस तरह से कहते हैं देवी, मतलब वो उनकी आइकॉन बन गई, और वो आइकॉन, मैं कहूँगा ज़्यादा सही शब्द है, वो आइकॉन बनी, और वो उसको आज तक मैं समझता हूँ, आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाइए या वैसे भी अन्य जगह जाइए, पूछिए मायावती जी को, जो कुछ लोग ना भी वोट दे रहे होंगे वो मायावती जी की तारीफ करेंगे कि उनके शासन काल में कभी दंगे नहीं हुए, जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था यहाँ पर, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी, और सैफई जैसे मेले नहीं लगते थे, और इसके साथ साथ वो सब काम करती थी जिससे जो महिलाएं हैं, दलित हैं, शोषित, वंचित हैं, अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करें, सक्षम महसूस करें। सर, काशीराम जी के बारे में कहते हैं कि वो एक लाइन बोला करते थे कि सत्ता मास्टर चाबी है, और आज के दौर में बीएसपी सत्ता से बहुत दूर है, पटरी से उतर गई है क्या? देखिए, ये मान्यवर साहब भी कहते थे, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि सत्ता की कुंजी जब तक हमारे हाथ में नहीं होगी, हम इस देश में कानून तो तभी हम बना सकते हैं जब हमारे पास, तो अपना वोट इकट्ठा करो, अपनी ताकत बनाओ। ये मैं कहूँगा कि अब मायावती जी और काशीराम जी ने मिलके, जो लगभग 20% वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर, दलित अपने आप में करीब 22% की आबादी है, तो उसमें अन्य वोट जुड़ते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। जैसे 4 बार वो सरकार बना चुकी हैं, एक बार तो अपने बल पर सरकार उन्होंने 2007 में बनाई, किसी बिना सहयोग के सरकार बनाई। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो अगर अन्य लोग जुड़ते हैं, और दूसरा मायावती जी के बारे में एक ऐसा भी धारणा है सब लोगों की, कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास का भी बहुत वो काम करती है। आपका यमुना एक्सप्रेसवे आप देखिए,
आप ये पूरा जेवर का जो एयरपोर्ट बन रहा है या इसके बन गया प्रयास, है, शुरुआती प्रयास। नहीं, उन्होंने इसकी नींव रखवाई, ये सारा उन्हीं का आइडिया था। और इस प्रकार से आप यहाँ से जब यमुना एक्सप्रेसवे से ताज जाते हैं, वो उनकी एक बहुत बड़ी देन है। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे जो अब बन रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है, वो भी उन्हीं के समय का है। मैं ये भी कहूँगा कि ये विकास के काम तो हुए, पर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बनी 2007 के अंदर, तो उसके पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने 3-4% से ज्यादा विकास दर नहीं था। मायावती जी के समय 8.5-9% तक का विकास दर हो गया। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि वो उत्तर प्रदेश को वो दे सकती है जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे पाया। तो फिर आज ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बहुजन पार्टी कम रह गई है और कोई नेतृत्व केंद्रित पार्टी बन गई है? अगर ऐसा ही है, जब उन्होंने ये विकास दर पहुंचाई जिसने इतने लोगों को साथ रखा, फिर वो किसी व्यक्ति विशेष पर आकर केंद्रित क्यों हो जाती है? देखिए, व्यक्ति विशेष तो वो लीडर तो होता ही, हर पार्टी के अपने अपने लीडर्स हैं। बीजेपी में जाइएगा तो एक चेहरा है, समाजवादी पार्टी में भी एक चेहरा है, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भी एक चेहरा है। तो हर पार्टी का एक चेहरा होता है। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ जो तबके अपनी आकांक्षाओं को देखते हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया, दलित, शोषित, वंचित समाज, ये उनका सबसे बड़ा चेहरा है। मायावती जी उनका सबसे बड़ा चेहरा है। और ये सही है कि इस समय जैसे चुनाव में होता है, उतार चढ़ाव होता है। आपको मैं बीजेपी के बारे में भी कह सकता हूँ कि बीजेपी सन 77 का जब चुनाव हुआ तो जनसंघ जनता पार्टी का हिस्सा बनी थी, लगभग 100 MP थे। 84 में आके 2 ही MP रह गए। अटल जी स्वयं चुनाव हार गए थे। तो ये हुआ करता है। और आप देखें, इंदिरा जी भी हारी हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी हारे, चौधरी देवीलाल जी भी हारे हैं। तो ये कहना, पर मायावती जी, एक चीज मैं आपको बतला दूं, जब से वो सांसद बनी और मुख्यमंत्री बनी, जब भी वो चुनाव लड़ी तो वो रही, और उन्होंने कभी सत्ता लोलुपता नहीं दिखाई। इसी संसद में दलितों के प्रश्न पर आपको मालूम होगा, राज्यसभा से भी त्याग पत्र दिया था जब उनके सवाल। अगर सत्ता लोलुपता नहीं होती तो फिर 2007 में बहुजन से सर्वजन की यात्रा क्यों हुई? देखिए, बहुजन और सर्वजन, उन्होंने ये कहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो लोकतंत्र और संविधान जो हमारा कहता है, ये सभी के लिए है। संविधान का जो आर्टिकल 19, आप तो प्रोफेसर रहे हैं, आर्टिकल नहीं सिखाता है, पर हम बहुजन, क्योंकि ये सबसे उपेक्षित वर्ग है, तो इसको तो हम विशेष अवसर देंगे ही देंगे, पर हम अन्य लोगों को भी नहीं उपेक्षित रखेंगे। बहन जी ने जब भी वो मुख्यमंत्री बने 1983 में, देखिए 1993 में, 93 में से लेके 2007-12 तक का जो दौर था, उन्होंने सभी लोगों को मंत्री बनाया, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग के हों, वैश्य हों, क्षत्रिय हों, और पिछड़े वर्ग को तो बहुत ही उन्होंने भागीदारी, अल्पसंख्यक लोगों को बहुत उन्होंने मंत्री बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी चलाई, उन्होंने इतने विश्वविद्यालय बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तमाम तरह के जनहित के काम किए, जिससे ये साबित होता था कि जो वो कहती हैं वो करती हैं। सर, जिस सोशल इंजीनियरिंग की पूरे समाज में बहुत तारीफ हुई कि इन्होंने ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में सीट दी, सामान्य वर्ग को ज्यादा सीट दी, कई जगह प्रेजेंटेशंस में बात आती है, कहते हैं कि इस वजह से कहीं ना कहीं दलित वोट उनसे धीरे धीरे पीछे हट गया। कितनी सच्चाई है इसमें कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग उस साल तो सरकार चला गई, बाद में उनको उससे दूर ले गई? नहीं, ऐसा भी मैं नहीं मानता, क्योंकि आप देखें, ये खाली ये 2019 के बाद थोड़ा आप कह सकते हैं, पर उनको आप 2007 में लगभग 30% वोट मिला, 2012 में भी उनको करीब 26-27% वोट मिला, फिर 2019 के आसपास जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो भी उनको और समाजवादी पार्टी को लगभग बराबर वोट मिले। और अब भी उनके पास जो ये एक नैरेटिव चला दिया गया, 2 ऐसे दौर आए जब नैरेटिव चलाए गए। एक तो 2012 के अंदर एक नैरेटिव चलाया गया कि ये मायावती जी ने
दलित प्रेरणा स्थल क्यों बनवा दिए, इतना पैसा खर्च। अरे भाई, आप जितना दलित प्रेरणा स्थल जो उन्होंने बनाए, मान्यवर काशीराम जी के, परम पूज्य बाबा साहब के, सावित्रीबाई फुले के, साहू जी महाराज के स्मृति में, और स्वामी पेरियार नायकर की स्मृति में, तो आप अभी एक एक मूर्ति लगा रहे हो 3-3, 4-4 हजार करोड़ की। अब मैं ये नहीं विरोध कर रहा हूं कि उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, जो वो चाहे बीजेपी की सरकार या समाजवादी पार्टी, पर आप खाली उनको इंगित कर कर आपने इस प्रकार के नैरेटिव बनाए और सभी दलों ने इसमें हिस्सा लिया, तो उसमें बहकावे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। पर आम जनता, मैं समझता हूं कि समझती है कि मायावती जी जब मुख्यमंत्री रहती हैं तो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती है, विकास भी होता है। और जो आपने प्रश्न किया कि वोट घट क्यों गया, उनका एक स्थायी वोट है, अब उसमें अन्य वोट जोड़ने की जरूरत है। अन्य वोट अगर ये जोड़ लेंगे तो आखिरकार 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो एक बार तो मान सकता है कोई फ्लूक से मुख्यमंत्री बन जाए, पर 4-4 बार जो मुख्यमंत्री रहता है, उत्तर प्रदेश में कोई 4 बार मुख्यमंत्री नहीं रहा है। एक राजनीतिक समीकरण है, मन का कयास है, उसको आप बताइए। जिस तरह की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में, एक सत्ता के गलियारों की चर्चा बनी रहती है कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच में कुछ टसल है। अब इसको कोई ऑन पेपर नहीं कहता, ऑन रिकॉर्ड नहीं कहता, लेकिन जितने भी सत्ता के जानकार, जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जब भी कोई मुलाकात ऐसी होती है तो वो इस बात को दबे जुबान स्वीकारते हैं कि कुछ तो है। अब वो जो कुछ तो है वाली समीकरण को हम अभी ऑथेंटिक नहीं करते हैं, एक बार समीकरण को कयासी पुलाव की तरह से चलाते हैं। बाई एनी चांस उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व डबल इंजन की सरकार से योगी सरकार को नहीं लेना चाहती हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में बहुजन या जो बीएसपी जो पार्टी है, इसमें भाजपा मायावती जी को सीएम के रूप में दिखाकर और खुद समर्थन देकर के सरकार बनवाए? देखिए, ये तो मैं फार फेचड बात कहूंगा कि ये कोई इस प्रकार की मैंने तो बात सुनी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास तमाम तरह के स्रोत हैं, उनसे आपको पता चला हो, पर मैं ही मानता हूं कि जो आज की वर्तमान स्थिति है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर चुनाव की तैयारी कर रही है और अपने चुनाव पर लड़कर जीतने की तैयारी कर रही है। आप 2024 के भी जो चुनाव हुए थे, तो मायावती जो इंडिया अलायंस बना, उसमें बहुत सारे लोग क्यास लगा रहे थे कि मायावती जी भी इसका हिस्सा होंगी, और पर उस समय समाजवादी पार्टी ने उसमें हर्डल लगाए, उसमें कोशिश की कि वो ना बने। वो उस वजह से वो जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है 2040 पे ही तो बनी थी। उस समय अगर ये सरकार ही नहीं बनती, अगर मायावती जी को उस समय इन लोगों ने अगर पर्याप्त नंबर, जो हमारी ताकत और संख्या के हिसाब से देश भर में इनको, पर अब तो बहन जी ने, जो मैं पिछले 3-4 बार से उनके बयान देख रहा हूँ, मैं तो कोई पार्टी में उस तरह से अब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, और मेरा जो समर्थन भी है बहुजन समाज पार्टी के लिए है, वो उसके अंदर स्पष्ट है कि वो अभी अकेले तैयारी कर रही। कल चुनाव के परिणाम आएंगे, उन चुनाव के परिणाम में किस पार्टी के कितने, वो आज से कैसे कहा जा सकता है। अगर ये हम कह दें, क्या पता अन्य लोग भी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो सभी लोग उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो इसलिए ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है। तो वर्तमान में उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है ना, आज हम चर्चा भी इसी कारण से कर रहे हैं कि उनकी सक्रियता मीडिया में बहुत कम है, और आजकल राजनेताओं को नापा इस विषय पर जाता है कि मीडिया में वो कितना सक्रिय हैं अपनी बातें, क्योंकि मीडिया संचार का वो साधन है जिसके माध्यम से बातें जन जन तक पहुंचती हैं। आजकल उनकी जो सक्रियता है, आजकल से मेरा मतलब जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उनकी मीडिया में सक्रियता बहुत घटी है। बहुत मेजर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हाल के समय में याद नहीं है जब उन्होंने किसी राष्ट्रीय विषय पर या राज्य के विषय पर आकर के की हो। नहीं, देखिए, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल भी देखें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें, अभी हाल में जो दलित उत्पीड़न हुए, मेरठ की जो घटना घटी, उसमें भी उनका स्टैंड रहा, या अन्य प्रांतों में भी कभी कोई घटना घटती। और मैं ये भी कहूँगा, उत्तर प्रदेश में
जितनी बड़ी लखनऊ में रैली अभी एक हाँ, रिसेंट हुई थी। अभी की थी, उतनी बड़ी कोई रैली कर तो दे। 2-3 दल मिलके भी नहीं कर सकते जो मायावती जी कर सकती हैं। और जो मायावती जी में विश्वास रखते हैं, अपने आप आते हैं, कोई उनको लाया तो जाता नहीं। ना उनके पास सरकार है कि बसें लगा दी और लोग आ गए। लोग पैदल चल चल के आते हैं, कई दिन पहले चलने लगते हैं, अपना सत्तू लाई चना बांध के लोग चलते हैं। तो जिसके प्रति इस प्रकार की फॉलोइंग हो, ये कहना कि, और वो ये जरूर है कि मीडिया को, देखिए उनका एक दूसरा नजरिया है। उनका मानना है कि हम अपना काम करें, हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, वही हमारे हाथ पैर हैं, और वो अपना काम ईमानदारी से करें। और जनता उनको चाहती है, तो और अगर वोट में कन्वर्ट हो तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनेगी। क्या बीएसपी में भी उत्तराधिकारी को लेकर के वही सब हाल है जो टीएमसी के अंदर देखे गए? नहीं, अभी तो उत्तराधिकारी देखिए इस तरह से कोई इस प्रकार का कोई वो तो है नहीं। हाँ, मायावती जी जब तक हैं तो मायावती जी का कोई विकल्प कल्पना नहीं की जा सकती। छोटे छोटे और दलित अन्य विपक्षी दल अन्य राज्यों में भी या उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर सकते हैं, पर वो वोट नहीं प्राप्त करेंगे। वोट उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ ही, और केवल दलित का ही नहीं, जो साधनहीन वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी विश्वास है। क्योंकि महिलाओं का जब वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जब मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, जिन जिन दौरों में रही हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को लगता है कि हम सुरक्षित हैं। आप किसी भी वर्ग की महिलाओं से पूछिए जाके, तो वो ये कहेंगे कि बहन जी के राज में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आप यहीं पे नोएडा है, मैं आपका स्टूडियो है, आप यहाँ के आसपास के गांव में जाके भी पूछ सकते हैं और आपको ये सर्वे कर सकते हैं। आपको इस मैं प्रकार आजकल के युवाओं में जब चर्चा सुनता हूं तो सोशल मीडिया सक्रियता हो या मीडिया में सक्रियता हो, तो चंद्रशेखर आजाद जी का नाम बहुत चर्चा में रहता है। यूथ उनसे कनेक्ट करता है, विषयों के विषय में वो बोलते हुए सक्रिय दिखाई भी पड़ते हैं। क्या नई पीढ़ी की भाषा समझने में बीएसपी देरी कर गई आपके नजरिए में? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ। अगर ऐसा हुआ होता, एक अपवाद से एक पार्लियामेंट की सीट है, पर आखिर ये चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में भी लड़ते हैं, हमारे तो जहाँ जहाँ प्रांतों में निकायों में भी इतने लोग जीतते हैं, केरल तक में जीत जाते हैं। ऐसा तो कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस बार चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब चुनाव होंगे पता चल जाएगा किसके साथ। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जरूर है कि कहीं कोई व्यक्ति चला जाए, जुल्म अन्याय हो चला जाए, तो लोग आ जाएंगे। पर जहां तक उनका आइकॉन है इन लोगों का, वो मायावती जी हैं और वो रहेंगी। जब तक वो एक्टिव है वो रहेंगी। मायावती जी पर जब राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके ऊपर टिकट्स को बेचने का आरोप लगता है बहुत बार, कि इतने रुपए दिए टिकट मिल गया। कई लोग खूब खुले मुंह ये कहने लगते हैं कि ये पद चाहिए था, बैग भर के पैसे लेकर गए, उन्होंने कहा रख दो, और रख करके वो पद अगली लिस्ट में आपके नाम आ गया। जहां एक और शासन व्यवस्था की बात हो, वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा कि मायावती जी के काल में तो ऐसे होता था। देखिए, मायावती जी के बारे में ये कई बार वो स्पष्टीकरण उन्होंने भी दिया है कि वो एक नेगेटिव किस्म का नैरेटिव बनाया जाता है और वो विपक्ष के लोग चलाते हैं। कुछ मीडिया हैंडल्स उसको उठा लेते हैं, फिर उसको ये जो लोग चार्ज लगाते हैं मायावती जी पे, जब ये पार्टी छोड़ रहे होते हैं तब लगाते हैं, या पार्टी से निकाल दिए गए होते हैं तब लगाते हैं, या इनका टिकट कट जाता है तब लगाते हैं कि हमसे इतना। पर ये जब ये बन जाते हैं और रहते हैं पार्टी में, तब इन्होंने कभी आरोप नहीं लगाया। ये भी एक जैसे वो एक नैरेटिव बनाया गया जो दलित प्रेरणा स्थल है। और मुझे एक चीज बताइए, आप अकाउंट्स देख लीजिए अन्य पार्टियों के, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, और ये जो मिलता है पैसा इलेक्शन के जो वाउचर्स होते हैं उससे पता चल जाएगा आपको। आप सबके बारे में, आप तो बहुत विद्वान किस्म के पत्रकार हैं, आप निकाल लीजिए तो अन्य पार्टियों का भी पता चल जाएगा कौन की पार्टी के कितने कितने एसेट्स हैं और बीएसपी के। ये राजनीति के बारे में एक चीज जो बहुत ओपन सीक्रेट है, जिसको कहते हैं कि पता सबको है बोलता कोई नहीं, वो ये है कि राजनीतिक चंदा, ये कड़वा सच है कि आप इसको लीगलाइज करते हैं तो किसको ज्यादा मिला, बोले जिसकी सत्ता है उसको ज्यादा मिला। कोई भी राजनीतिक दल जितना चुनाव आयोग के सामने दिखाता है कि हमने इतना खर्चा किया, पता नहीं चुनाव आयोग कौन से लिटमस टेस्ट से उसे नापता है। सच तो वो होता भी नहीं है।
एक राजनीतिक दल का किसी बड़ी नेता का रैली का आयोजन करना बहुत महंगा काम होता है, लेकिन फिर भी राजनीति में शायद चंदे की राजनीति इसी को कहते हो। लेकिन इन सबके बीच में बहन मायावती जी के ऊपर जब विपक्षी सवाल दागते हैं तो वो ये कि दिखाते हैं कि हम सादगी से चलते हैं, लेकिन चलते चार्टर से हैं। सादगी और चार्टर मतलब उनके बारे में इस तरह के तकिया कलाम बनते हैं कि बहन मायावती दिखाएंगी ये कि मैं तो बहुजन की बात करने वाली हूं, लेकिन खुद आलिशान महल में रहेंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी जिस घर में रहती हैं, आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं दिल्ली में या अन्य जगहों पर, उनके भी आप देख लीजिए जाके। मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज़ से नहीं, उनके आचरण से पता चलता है। और जहाँ तक पैसे का प्रश्न है, मायावती जी को वो खुलेआम कहती हैं कि हम लोगों से, जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, वो पैसा ला के जो चंदा देते हैं, छोटे मोटे, किसी एक बड़ा पूंजीपति का नाम बता दीजिए यहाँ नाम। अन्य दलों में राज्यसभा की सीटें मैं आपको गिना दूं कि हर पार्टी के अंदर आप बड़े बड़े अंबानी को किसने भेजा राज्यसभा में, और इसके अलावा बिरला को किसने भेजा राज्यसभा में, और अन्य पार्टियों के भी मैं एक एक नाम गिना सकता हूँ इन पार्टियों के नाम से। पर मायावती जी का एक भी राज्यसभा का सीट उन्होंने किसी ऐसे बड़े, उन्होंने केवल, और जबकि कई दर्जन राज्यसभा, कई दर्जन विधान परिषद उन्होंने ऐसे लोगों को दिए जिनके पास मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं थी, और वो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर पैसा ही केवल एकमात्र लक्ष्य होता तो एक एक सीट पर कितने कितने पैसों में आजकल राज्यसभा बिकती है, आप जानते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये एक नैरेटिव उनके खिलाफ नेगेटिव बनाया जाता है। वो उन लोगों को एम्पावर करना उनका सबसे बड़ा सपना है, और उस अपने सपने के लक्ष्य के प्रति वो समर्पित हैं और उसी पे काम करते हैं। जब उन्होंने इतने कार्यकर्ता बनाए, इतने कार्यकर्ताओं को अवसर दिए, अगर आज बीएसपी से मायावती जी हट जाती हैं या फिर वो कहते हैं कि चलो अब मैंने एक्टिव संन्यास ले लिया है, तब बीएसपी क्या? देखिए, वो एक्टिव संन्यास की तो उन्होंने कोई घोषणा की, जब एक्टिव संन्यास कोई लेगा उस समय मूल्यांकन उसका किया जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि वो एक्टिव रहेंगी और वो अंतिम क्षण तक एक्टिव रहेंगी, और उनके जो समर्थक लोग हैं उनको ऐसा पूरा विश्वास है कि मायावती जी को कोई डिगा नहीं सकता है, और मायावती जी संघर्ष हो चाहे सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव हो, उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगी और उनके लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगी। जैसे बहन ममता बनर्जी जी ने अभिषेक को बहुत आगे निकल के अभिषेक बनर्जी को बहुत मौका दिया। क्या मायावती जी इसी तरह से आकाश आनंद को आगे लाने के प्रयास में रही हैं? नहीं, आकाश को उन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं दी हैं, आकाश आनंद जी को, और वो उसमें काम भी कर रहे हैं। उनको जो जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को बखूबी अभी निभा रहे हैं, एक्टिव हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके से बहुत सारे यंग लोग, जो यूथ हैं, बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और जो आप जनरेशनल गैप बोल रहे हैं कि वो भी उसका फुलफिल होता है। तो तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर एक्टिव हैं, यंग लोग भी हैं, मिडिल एज के भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर प्रकार के लोग यहाँ पर एक्टिव हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप उनके जो राजनीतिक सफरनामा है उसमें बहुत हद तक संतुष्ट प्रतीत होते हैं कि ठीक है, मतलब बहन मायावती जी और मायावती जी की राजनीति। तो मैं आपसे कुछ एक लाइनर आंसर्स चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं। बीएसपी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है अब तक की राजनीति में? बीएसपी की गलती तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि जैसे मायावती जी ने कहा कि ये जो गेस्ट हाउस काउंट हुआ, तो 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि अब ये बदल चुके होंगे, ये इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। तो उसको उन्होंने कहा कि हमने वो जो केसेस थे उनके जो वापस ले लिए, ये उन्होंने स्वयं माना है कि ये इस प्रकार का केस मुझे वापस नहीं लेना चाहिए। ओके, सबसे विवादित फैसला कौन सा है मायावती जी का? विवादित फैसला तो देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री रहते हुए, और आप हर व्यक्ति अपने अलग अलग एंगल से देखता। चुनाव में टिकट वितरण के मामले में बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि
वो जैसे अपन इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आ जाता है। राजीव गांधी जी की जब बात करते हैं तो वो बिल्किस बानो शायद मामला था, जिसमें उन्होंने तलाक को लेकर के कोई फैसला पलटा था। हाँ, और ऐसे राजनेताओं के बारे में कोई ना कोई फैसला, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं तो किसान बिल की बात करते हैं कि उन्होंने उसे वापस लेना पड़ा। ऐसा मायावती जी के बारे में कौन सा फैसला है जो आपको लगता है कि उनकी राजनीति को हमेशा रेफरेंस देगा? देखिए, जो चुनाव में काफी लंबा समय हो गया है, अब कैसे ये चुनाव जीता जाए, ये उनके आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या रणनीति बनाई। अगर वो चुनाव जीतेंगी तो ये माना जाएगा, सरकार मनाएंगी कि भाई वो जितने बार वो मुख्यमंत्री रही हैं तो उसके बावजूद भी, और वो फिर से कम बैक कर सकती हैं। गलती कौन सी, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो सरकार में रहते हुए, तो मेरी निगाह में तो कोई ऐसा काम नहीं है जो चलिए, तो उन्होंने बताइए सबसे बड़ा अधूरा सपना कौन सा लगता है आपको मायावती जी का, जो सपना था लेकिन हो नहीं पाया? देखिए, वो सपना केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश के शोषित वंचित समाज के लोगों का है, और वो है कि केवल वो मुख्यमंत्री नहीं, इस देश की प्रधानमंत्री बने एक दिन। ये सपना पूरा होगा तो इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना है और इस संविधान का जो लक्ष्य है कि एक महिला भी और एक दलित महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने, वो सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त। बहुत बढ़िया। क्या बीएसपी बिना मायावती के बच सकती है, यस और नो? देखिए, ऐसा है कि ये समय की बात है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं है तो पर उनका सपना है। मायावती जी जब तक है तब तक निस्संदेह वो इस देश के अंदर वही एकमात्र आइकॉन रहेंगी। उसके बाद अपने काम पर, अपने संघर्ष पर, अपने वो जो आवाज तो बंद होगी नहीं, आवाज तो वो हमेशा जिंदा रहेगी। वो उस समय जो नेतृत्व उभरेगा, काम करेगा, उसको फिर वो देश या उस तरह के वर्ग के लोग स्वीकार कर सकते हैं। उनके लिए ये वाला इलेक्शन बिल्कुल डू एंड डाई वाला होगा 2027? ये इलेक्शन मैं मानता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है पिछले 15 वर्षों का, और इसमें रिजल्ट जरूर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और कई ऐसे प्रश्न, क्योंकि मायावती जी इन दिनों राजनीति में जिस तरह से सुर्खियों में है, उन विषयों पर हमने आपसे आपका व्यू पॉइंट जानने का प्रयास किया। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।